हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लास्ट सेशन में हमने इलेक्ट्रॉन के फिलिंग की बात की और उसकी फिलिंग कहाँ करनी है? एटम में। एटम के कौन से पार्ट में? न्यूक्लियस के बाहर जो शेल है, उन शेल के अंदर जो सब शेल है और उन सब शेल्स के अंदर जो ऑर्बिटल है, वहां हमने इलेक्ट्रॉन को भरना था। तो आपने सबसे पहला क्या पढ़ा था? उसमें अलग अलग रूल्स पढ़े थे, प्रिंसिपल पढ़े थे, आपने थ्योरम पढ़े थे। तो पहला आपका आया था अफबाउ का प्रिंसिपल। ओके, अफबाउस प्रिंसिपल, जो कि आपका क्या कह रहा था कि n+l के अकॉर्डिंग आप एनर्जी गिनिए, एनर्जी निकालिए और एनर्जी ज्ञात करके फिर आप देखिए कि ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में कक्षकों की ऊर्जा का जो बढ़ता हुआ क्रम होगा उसी क्रम में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा। तो जैसे आपकी कक्षा है 1s, तो s p d f के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? l इज इक्वल टू 0 1 2 3 ये होती है। तो 1s के लिए क्या आ जाएगा? n+l। n तो कितना है? 1। n+l की वैल्यू s के लिए कितनी है? 0। तो 1+0 इज इक्वल टू कितना होगा? 1 होगा। तो 1s की एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1s। इसी प्रकार 2s की एनर्जी, तो 2s में 2+0 इज इक्वल टू 2। 2p में 2+l की वैल्यू अब p के लिए कितनी हो जाएगी? यहाँ से 1, तो 3। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन 1s 2s 2p इस प्रकार जाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s में जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? बचे हुए 2s में जाएंगे। फिर इलेक्ट्रॉन बचे हुए 2p में जाएंगे। फिर आपका 3s 3p 4s 4p इस तरह से आपके क्या आएंगे? ऑर्बिटल्स आएंगी। उनकी एनर्जी आप n+l से निकाल लेंगे और उन एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में उनको लगाएंगे। ओके, ये आपने देखा था यहाँ पर। साथ ही आपने लास्ट सेशन में क्या देखा था? पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखा था और उसी के अलावा हुंड का रूल भी आपने, हुंड या हंस प्रिंसिपल जिसे कहते हैं या रूल जिसे कहा जाता है, उसे आप लोगों ने देखा था। और उन्हीं के आधार पर हम क्या करेंगे? अब इलेक्ट्रॉनों को फिल करेंगे ऑर्बिटल में और लास्ट में आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखा। तो होपफुली इतना आपको चैप्टर में समझ आ गया था और उसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने के साथ साथ हमारा चैप्टर खत्म हो गया था। तो आज के सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस को लेके चलेंगे, पूरा चैप्टर कवर करेंगे उन क्वेश्चंस को लेके चलेंगे और क्वेश्चन के आंसर देंगे। ओके, हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई? ठीक है, अलग अलग न्यूक्लियाई यहाँ पर दिए गए हैं और आपको बताना है कि कितने यहाँ पर प्रोटॉन होंगे और कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एक दो मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद आपको बाकी करने हैं। तो जैसे पहला है आपका 6C13 लिखा है। तो आपको याद होगा जब हम सिंबल्स को पढ़ रहे थे या एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने क्या बोला था? एलिमेंट को किस तरह लिखा जाता है? X Z A। ठीक है, जहां पर Z उसका क्या है? एटॉमिक नंबर, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी जो उसकी एटॉमिक नंबर है Z, वही उसमें क्या है? उसके प्रोटॉनों की संख्या है। दूसरा यहाँ पर क्या है? A है। A आपका क्या है? एटॉमिक मास या मास नंबर भी आप किसी और दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को अगर आप प्लस करते हैं, उनका योग अगर निकालते हैं, तो आपको एटॉमिक मास A प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि पूरे एटम का मास न्यूक्लियस में है और न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो आपके पास क्या दिया है? 6C13 दिया है, जहां पर Z यानी कि आपका एटॉमिक नंबर कितना है? इसका 6 है। बात करेंगे A की, A कितना है आपका? 13 है, यहाँ पर दे रखा। ओके, तो यहां से आपको क्या करना है?
प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो जो Z है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, और आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू आ जाएगा Z माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो Z कितना है आपका, A माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास से आप माइनस करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, Z तो आपका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक। ठीक है, ये आपका परमाणु का क्रमांक है Z, और ये परमाणु का क्या है, भार A। ये है प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या निकाल लिया, प्रोटॉनों की संख्या बता दी कि जितना Z की वैल्यू है वही प्रोटॉनों की संख्या। अब क्या निकालना है, A इज इक्वल टू 13 दिया है। A आपका क्या है, परमाणु द्रव्यमान है या परमाणु भार जिसे आप कह रहे हैं। अब निकालना क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको कैलकुलेट करने। प्रोटॉन्स तो आपको पता चलिए कि 6 है, न्यूट्रॉन कैसे, A में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर दो। A कितना है आपका 13 माइनस 6, तो कितना आया 7। तो यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 7। ओके, इसी प्रकार आप किसका कर लेंगे, 8O16 का कर लेंगे, 12Mg24 का कर लेंगे, 26Fe 56 का कर लेंगे, 38SR88 का कर लेंगे। ये SR, Fe, Mg, O, C ये सब क्या है, एलिमेंट्स के सिंबल है। ये आपका कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, दैट इज मैग्नीशियम, आयरन, स्ट्रोंशियम। ओके, इस प्रकार तो इसको नोट करेंगे, फिर मैं आपको सारे जो एलिमेंट्स हैं उनका एक साथ बताती हूँ। ओके, किस तरह, तो ये आपको समझ आ गया। यानी अगर आपको Z दिया है, यहाँ से X और Z आपको क्लियर हो गया होगा, Z क्या है आपका, A क्या है। तो यानी आपको परमाणु क्रमांक दिया है, तो परमाणु क्रमांक इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। परमाणु क्रमांक क्या है, प्रोटॉनों की संख्या है उस परमाणु। अगर आपको परमाणु भार दिया गया है तो उसका मतलब वो क्या है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग है। ओके, और अगर प्रोटॉनों की संख्या है आपके पास तो आप न्यूट्रॉनों की संख्या इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। जहां पर आप परमाणु भार से प्रोटॉनों की संख्या को माइनस करेंगे तो आपको न्यूट्रॉनों की संख्या पता चल जाएगी। ओके, इसको नोट करिए, फिर आगे देखिए सबका आंसर। ये आपका है, पहला था 6C13, जहां पर एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 6 हो गया आपका। वहां पर मास नंबर A इज इक्वल टू 13, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर एटॉमिक नंबर, जितना प्रोटॉनों की संख्या वो क्या है, जो कि आपका एटॉमिक नंबर है उस एलिमेंट के लिए। ओके, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस A में से आप नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर लोगे। A आपका कितना है 13, इसमें से आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर दिए 13 माइनस 6, तो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए 7। ये अभी मैंने आपको बताया वहीं पर। दूसरा आपका क्या है 8O16। 8 क्या है, Z की वैल्यू है। Z की वैल्यू का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, तो वो कितने हैं 8। मास नंबर या एटॉमिक मास जिसे आप कह रहे हैं, परमाणु भार, वो कितना है A, यानी 16 यहाँ पर दिया गया। ओके, उस 16 में से आप प्रोटॉनों की संख्या को माइनस कर लीजिए, आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाए। ठीक है, ऐसे ही किसके लिए दिया गया है, मैग्नीशियम के लिए, आयरन के लिए और स्ट्रोंशियम के लिए। तो सबके यहाँ पर कैलकुलेट किए गए हैं। मैग्नीशियम का क्या है, एटॉमिक नंबर 12 यानी परमाणु क्रमांक, वहां से नंबर ऑफ प्रोटॉन 12, मास नंबर कितना हो गया 24 दिया हुआ है वहां पर। अब इस मास नंबर से नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस करना है। ओके, आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आयरन के लिए एटॉमिक नंबर 26, मास नंबर 56, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो 26, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज 30। ओके, वहीं पर 38 स्ट्रोंशियम 88, एटॉमिक नंबर 38, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आल्सो 38, मास नंबर 88,
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर यानी परमाणु भार में से नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या को घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, न्यूट्रॉनों की संख्या मिलेगी। तो वो कितना हो जाएगा, 88 माइनस 38 इज इक्वल टू 50। ओके, तो इस प्रकार आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कहीं पर आपको परमाणु भार निकालना होगा तो वो भी आप क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो इन सभी क्वेश्चंस को जल्दी से नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम X विद द गिवन एटॉमिक नंबर Z एंड एटॉमिक मास A। ठीक है, आपको एटॉमिक मास और आपका एटॉमिक नंबर दिया गया है, Z और A की वैल्यू दी गई है, आपको सिंबल बताने हैं। ठीक है, Z आपका 17 है, A 35 है। ओके, सेकेंड आपका Z 92 है, A 233 है और Z 4 A 9। तो ये आपको क्या होते हैं, एलिमेंट जितने हैं आपके पीरियोडिक टेबल में भी, आप आगे पीरियोडिक टेबल जो 10th क्लास में आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, वैसे भी आपकी बुक के लास्ट में क्या होते हैं, एलिमेंट्स लिखे होते हैं सारे। तो उनमें से जो आपके इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, और लगभग सभी एलिमेंट्स आपको याद करने होते हैं, आपको ध्यान रखना होता है कि किसका एटॉमिक नंबर कितना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से जैसे यहाँ पे Z की वैल्यू बताई गई है, यानी वो आपका क्या है कि एटॉमिक नंबर है 17, 17 परमाणु क्रमांक किसका होता है, तो किसका होता है, क्लोरीन का होता है। ठीक है, इस प्रकार आप लिखेंगे 17Cl। जब वो Na के साथ क्या कर रहा था, रिएक्ट कर रहा था, सोडियम के साथ क्लोरीन रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना रही थी। सोडियम आपका एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था, किसको दे रहा था, इस क्लोरीन को दे रहा था, क्योंकि इसके लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी थी, 7 क्लोरीन थे उसके पास। ओके, तो यहाँ पर यूरेनियम आपका होता है 92x233। ओके, और लास्ट जो थर्ड आपका 4x9 जिसको कह रहे हैं वो बेरिलियम है। ठीक है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4 होता है। तो क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इस तरह से आप इनको क्रम से अगर याद रखेंगे तो वही उनका परमाणु क्रमांक होता है, क्योंकि एक के बाद, जैसे पहला हाइड्रोजन है तो उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, उसके बाद क्या आता है हीलियम, उसका परमाणु क्रमांक 2 हो जाता है, देन हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम का 3 हो जाता है, देन ये आपका बेरिलियम, इसका 4 हो जाता है। तो इस प्रकार परमाणु क्रमांक 1 2 3 4 इस प्रकार बढ़ते रहते हैं। तो अगर आप इसी क्रम में इनको याद कर लेंगे तब भी आपको परमाणु क्रमांक याद हो जाते हैं। ओके, तो इसको साथ साथ नोट करेंगे, होपफुली नोट कर लिया होगा आपने। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ बताना है कि x क्या है आपका। आपको परमाणु क्रमांक दिया गया है Z और भार भी दिया गया है Z A सब जगह वैल्यू दी गई है, आपको बताना था कि वो क्या है। तो यहाँ क्लोरीन है, यूरेनियम है, यहाँ बेरिलियम है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैम्प हैज अ वेवलेंथ ऑफ 580 नैनोमीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी न्यू, और द वेव नंबर न्यू बार ऑफ येलो लाइट। ओके, तो आपको क्या दी गई है, वेव लेंथ लैम्डा दिया गया है। ठीक है, फाइव 580 नैनोमीटर। इस 580 नैनोमीटर को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर में। ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। तो 580
इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर इसको कह रहे हैं। ठीक है, ये वेवलेंथ है लैम्डा की वैल्यू। ओके, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू होता है c/λ। फ्रीक्वेंसी है आवृत्ति। ये क्या था? तरंग दैर्घ्य। ओके, c/λ। c आपकी क्या होती है? प्रकाश की चाल की बात आप करते हैं, जो कि c की वैल्यू वी नो दैट c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर c/λ। c की वैल्यू ये आ जाएगी अपॉन लैम्डा की वैल्यू ये 580 × 10⁻⁹ इसको सॉल्व करना है आपने। अब आपको याद होगा जब हमने साइंटिफिक नोटेशंस पढ़े थे, हमने कहा था कि अगर हमें गणितीय क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, गणना करनी है कोई, तो उसके लिए जब आपको ऐसी वैल्यूज मिलती हैं जहां पावर माइनस में हो, बहुत ज्यादा वैल्यू हो, तो उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे थे? डेसिमल को शिफ्ट कर रहे थे। जब हम डेसिमल को शिफ्ट कर रहे थे तो 10 की पावर चेंज हो रही थी। वहां पर हम कह रहे थे कि अगर आपका डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड में जाता है तो आपका पॉजिटिव में वैल्यू बढ़ रही थी, अगर राइट हैंड साइड में जाता है तो वहां आपका निगेटिव में वैल्यू बढ़ रही थी। ठीक है, इस प्रकार हम क्या कर रहे थे? कैलकुलेट कर रहे थे और इनकी वैल्यूज को चेंज कर रहे थे। जैसे यहाँ पे 580 है, 580 से आपको 3 को डिवाइड करना है। ठीक है, और इजीली अगर आपको डिवीजन में जाना है और आसानी से अगर कैलकुलेशन करनी है तो आप क्या करते हैं कि इसको ऊपर जो वैल्यू है जिसको आप क्या कहते हैं? अंश, यानी कि न्यूमरेटर जो आपका होता है और ये हर होता है यानी डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को कम कर देते हैं। यानी ये 580 है तो इसको हम 58 कर लेंगे, और ये 3 है तो इसको 300 बना लेंगे। तो अभी कहाँ पर है? 3 का मतलब क्या है? 3 के बाद डेसिमल है, इसको हमने कहाँ लाना है? 3 के बाद 2 0 के बाद लाना है, तो 2 प्लेसेस आगे शिफ्ट करने हैं आपको। ओके, राइट हैंड साइड में। तो क्या करेंगे? यहाँ आपकी जो वैल्यू होगी वो माइनस में चली जाएगी। ठीक है, और यहीं पर दूसरा आपने क्या करना है? यहाँ पर 580 में आपका जो डेसिमल है वो यहाँ पर है, 580 के बाद है, इसको लाना है 58 के बाद, इस प्रकार। तो ये इधर आया तो एक पॉजिटिव में वैल्यू बढ़ी। तो यहाँ पर जब आपका क्या हुआ? यहाँ 2 स्थान दशमलव इधर गया तो +2, यानी क्या हुआ? 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर -2। तो जब ये जो घातें जुड़ती हैं, संख्याएं गुणा होती हैं, तो घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती है। तो 8 + -2, 8 में -2 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 6 हो जाएगा। प्लस माइनस का माइनस ही होता है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा आपका? 10 की पावर -9 से एक, और इधर को क्या हुआ? 10 की पावर 1 पॉजिटिव में, तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर -6। अब ये माइनस जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का। तो यहाँ तो 6 हो गया, तो कितना हो गया? 300 इंटू 10⁻6 अपॉन 58 इंटू 10⁻⁻। समझ गए कैसे किया? दशमलव को शिफ्ट करके हमने उसकी पावर चेंज कर दी। 3 को हमने 300 बना दिया, 580 को हमने 58 बना दिया, और चेंज किसमें किया? इस 10 की जो घातें हैं उनमें चेंज लाई। क्यों? क्योंकि हमें जो कैलकुलेशन करनी है ताकि वो इजी पड़ सके हमारी। अब 58 से आप 300 को क्या कर देंगे? डिवाइड कर लेंगे, जो कि इजी है। कितना आ जाएगा? 58 से 300 को अगर डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम चले जाता है, फिर आपका डेसिमल आएगा। ठीक है, फिर आपकी पूरी वैल्यू आएगी 100 में, 100 आ जाएगा। फिर 100 को दोबारा 58 से डिवाइड करेंगे तो वो आपका फिर 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो ये वैल्यू लगभग आपकी 5.17 इंटू 10⁸8 ऊपर जाएगा 6 के साथ, या माइनस में ऊपर जाके प्लस में, तो 6 + 8 यानी 40। और फ्रीक्वेंसी है तो सेकंड का इनवर्स। सेकंड का इनवर्स कैसे आया? मीटर पर सेकंड में ये था, ठीक है, और मीटर में ये है।
तो ये पर सेकंड का क्या कह रहे हैं, जो ये आपकी सी की वैल्यू है दैट इज मीटर पर सेकंड अपॉन वेवलेंथ जो है वो मीटर में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन मीटर सेकंड, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो 1 अपॉन सेकंड यानी सेकंड का इनवर्स आ जाएगा। तो इतना आपको होपफुली समझ में आ गया होगा किस प्रकार कैलकुलेट की हमने फ्रीक्वेंसी। ये आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर निकाल लिए, जल्दी से नोट करिए। चलिए दूसरा आपको क्या निकालना है, वेव नंबर निकालना है। जो कि क्या है, न्यू बार है, यानी तरंग संख्या। तरंग की संख्या निकालिए। तरंग की संख्या होती है न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। ओके, यानी जो ये 580 नैनोमीटर है, इससे आप एक को डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, तरंग की संख्या मिल जाएगी। एसआई यूनिट में चाहिए आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन 580 इंटू 10⁻⁻⁹। ओके, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर आप फिर से देखेंगे, अगर एक को क्या करना है, भाग देना है 580 से, ठीक है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन जाएगा। आप इसको 0.5 में कर लो, या फिर आप इसको क्या कर लो, इसको आप 100 मान लो, इसको 58 कर लो, तो 1 टाइम में जाएगा आपका। और वैल्यू यहाँ -9 है, तो आपका ऊपर जाके जब इधर को शिफ्ट करेंगे और इधर आप क्या करेंगे, माइनस में वैल्यू लगाएंगे, माइनस ऊपर जाके प्लस होगा, और कितनी वैल्यू आएंगी, 1 2 3, क्योंकि 100 में करना है आपको, तो 2 बार, तो 2 यहाँ हो जाएगा, एक आपने इधर शिफ्ट करना है, तो ये -8 हो जाएगा। -8 हो गया है, जैसे आपने पहले वाले केस में किया था, यहाँ पर डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया था 1 पॉइंट, तो पॉजिटिव में वैल्यू आई थी। -9 में एक प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर -8 आ जाएगा। दूसरा 1 में आपने राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं, तो आपका निगेटिव में वैल्यू आएगी, 10 की पावर कितनी आ जाएगी, -2। तो -8 जो नीचे था, जब वो ऊपर जाएगा तो वो प्लस का 8 हो जाएगा, और +8 -2 वहां पर ऑलरेडी है, तो कितना हो गया, -6 हो जाएगा। ओके, इतना समझ गए, -6 यहाँ हो जाएगा। और आपका इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, जो 1.7 समथिंग आपकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तरंग संख्या निकालनी है, तो आपके पास तरंग दैर्ध्य है, उसका व्युत्क्रमानुपाती आप कर लेंगे, या 1 अपॉन लैम्डा कर लेंगे, तो आपको तरंग संख्या मिल जाती है। वहीं पर अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो प्रकाश की चाल को आप किससे, तरंग दैर्ध्य से भाग दे देते हैं, तो आपको आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी न्यू की वैल्यू मिल जाती है। ओके, चलिए ये इसका पूरा कैलकुलेशन है। 10 की पावर 6 में आएगा, क्योंकि आपका 10 की पावर -8 होगा, ऊपर 10 की पावर -2 होगा, ये -2 ऊपर जाएगा, तो 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर 8। तो ये जब आपका संख्याएं गुणा होती हैं, तो उनकी जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो ये दोनों जुड़ेंगी, जब इन दोनों में ये दोनों जुड़ेंगी, तो 8 में से 2 को क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, और आगे उसका साइन किसका आता है, जो बड़ा वाला है, तो इसलिए क्या आया, 10 की पावर 6, और मीटर का इनवर्स आया, किसके लिए, वेव नंबर यानी कि तरंग संख्या के लिए। ये तरंग संख्या है आपकी, ये आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। लैम्डा क्या है आपकी, तरंग दैर्ध्य, यानी वेवलेंथ। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के अगर और भी कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग करेंगे। नेक्स्ट है आपका कैलकुलेट द वेवलेंथ
लैम्डा, फ्रीक्वेंसी न्यू एंड वेव नंबर न्यू बार, ये निकालना है आपको, ऑफ लाइट वेव हुज पीरियड इज 2.0 इंटू 10⁻⁻⁰ तो आपको आवर्तकाल दिया है, पीरियड दिया है आपको, तो पीरियड की वैल्यू है आपके पास, वेवलेंथ निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वेव नंबर निकालना है, यानी तरंग दैर्ध्य निकालनी है, आवृत्ति निकालनी है, तरंग संख्या निकालनी है और आवर्तकाल आपको दिया गया है। तो कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1/पीरियड, वहां से आप क्या निकाल लेंगे? फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। अब आपको फ्रीक्वेंसी मिल गई तो फ्रीक्वेंसी से क्या निकाल लेंगे? वेवलेंथ। चलिए फॉर्मूला बता देती हूँ। फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1/पीरियड। ओके, यहां से आप क्या निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। फिर वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य, लैम्डा इज इक्वल टू c/न्यू। न्यू क्या है? ये फ्रीक्वेंसी। यहां से फिर क्या निकालेंगे? वेव नंबर। वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू 1/लैम्डा। इन सब चीजों से आप क्या कर लेंगे? पूरा कैलकुलेट कर लेंगे आपको जो पीरियड दिया गया है। ओके, चलिए फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति आपका क्या है? 1/पीरियड, यानी जो आवर्तकाल दिया है उससे आप 1 को अगर भाग दे देंगे तो आपको क्या मिल गई? फ्रीक्वेंसी मिल गई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जब आपको मिल गई, उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे। तरंग दैर्ध्य लैम्डा इज इक्वल टू c/न्यू। c आपको पता है कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इतना आपने यहाँ से कैलकुलेट करके आवृत्ति निकाल ली। ये आपकी क्या हो गई? तरंग दैर्ध्य हो गई। अब क्या निकालना है आपको? तरंग संख्या निकालनी, न्यू बार। तो वो क्या हो जाएगा? 1/लैम्डा, 1 / तरंग दैर्ध्य। तो ये आपकी क्या हो गई? तरंग संख्या। ओके, इस प्रकार अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो वो आप इजीली कर ले जाएंगे। जल्दी से नोट करेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयन्स। इन आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखना है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है, 1 एटॉमिक नंबर है उसका। ठीक है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन है उसमें। वो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? आपको पता है अबाउ के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? जो सबसे कम ऊर्जा वाली ऑर्बिटल होगी, कक्षक होगी, तो सबसे कम ऑर्बिटल वाली है 1s, तो 1s में आपका 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1s 1। Na+, Na+ का मतलब क्या है? कि सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताना है। जब सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, तो वो किस प्रकार से उसका क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 11 होता है, 1 दे दिया तो 1 माइनस कर दिया तो कितना? 10 रह गए। तो पहले 1s2, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। फिर किस में जाएंगे? 2s में। 2s में भी कितने जाएंगे? 2 जाएंगे। फिर 2p में जाएंगे, उसमें कितने जाएंगे? 6। हो गए 10। ऑक्सीजन के -2, ऑक्सीजन में से आपको क्या करने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन किसी और से लेगा, तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉन्स उसके कितने होते हैं? आठ होते हैं। ठीक है, और 8 में अगर आप +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो सेम यही रिपीट हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p 6। ओके, वहीं पर F निगेटिव, F के पास 9 + 1, ये भी कितना हो जाएगा? 10। तो ये भी 1s2, 2p 6। समझ गए? फ्लोरीन का 9 होता है, वैसे 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक निगेटिव
चार्ज उस पर है, जिसका मतलब क्या है कि वो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, लेकिन 2 निगेटिव चार्ज है उसके ऊपर, इसका मतलब वो क्या है, 2 और इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो 8 इलेक्ट्रॉन पहले से, 2 और ले लिए, 10 हो गए। सोडियम के पास 11 थे, उसने 1 दे दिया, कितने रह गए, 10 रह गए। फ्लोरीन के पास 9 थे, उसने एक निगेटिव जो चार्ज है वो बता रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इसका मतलब क्या है कि उस पर भी 10 हो गए। तो सब तीनों में 10-10 है, तो तीनों का लगभग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है, 1s2 2s2 2p6। ओके, तो ये इस प्रकार इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स हुज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर रिप्रेजेंटेड बाय 3s1 2p3 और 3d6। 3s1 का मतलब क्या है कि इससे पहले के इलेक्ट्रॉन, ये तो लास्ट वाली ऑर्बिटल की बात हो रही है कि लास्ट ऑर्बिटल है ये, इससे पहले भी तो ऑर्बिटल होगी, इससे पहले क्या होगी, 1s2 2s2 2p6। तो यानी ये 3s1 का मतलब क्या है कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन टोटल, ये गिनिए, 2 2 4 6 10 और 11, तो यानी 11 किसका है, सोडियम का। ओके, वही 2p3 का मतलब क्या है, 2p3 का मतलब है 1s2 2s2 और 2p3। तो कितने हो गए, 2 2 4 और 3 7। 7 किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है। ओके, वही किसकी बात हो रही है, 3d6। तो 3d6 से पहले कहाँ कहाँ जाता है इलेक्ट्रॉन, 1s में जाएगा, 2s में जाएगा, 2p में जाएगा, 3s में जाएगा, 3p में जाएगा, 4s में जाएगा, तब 3d में जाएगा, फिर आपका 4s में, इस प्रकार जाएगा। तो z कितना हो जाएगा, 26। और वो Z26 किसके लिए होता है, आयरन के लिए होता है। ठीक है, साथ साथ नोट भी करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एटम्स आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। इन कॉन्फ़िगरेशन से आपको बताना है कि ये एटम कौन सा होगा। जैसे हीलियम 2s1 लिखा है, यानी हीलियम का कितना होता है, 2 होता है, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आते हैं, 1s2 में आते हैं और 2s1। 1s2 में हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो जाता है, उसके बाद एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन। तो हीलियम के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो एटम होता है वो कौन सा होता है, लिथियम। इसी प्रकार नियॉन और आर्गन के आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं और इनके होमवर्क में आपको यही करना है। ठीक है, ये आप, मैंने आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दिया है, आपको फॉस्फोरस और स्कैंडियम का क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ओके, तो होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करी है, कुछ 1-2 न्यूमेरिकल भी करे हैं। आपको इन्हीं को रिवाइज करना है, पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है। कोई क्वेश्चन डाउट होगा तो आने वाले सेशन में पूछ लेंगे। ओके, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।